सभी विद्यार्थियों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस सेकंड क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज हम इस क्लास के माध्यम से ऐसे अति लघुत्रात्मक है ना, ऐसे अति लघुत्रात्मक क्वेश्चनों की पूरी सीरीज पढ़ेंगे, पूरी मैराथन क्लास पढ़ेंगे, जिस क्लास के माध्यम से आने वाले इकोनॉमिक्स बोर्ड के अंदर क्वेश्चनों का बहुत ही मादंगल होने वाला है ना। ये यहाँ पर यज्ञ और वहाँ पर दंगल है ना। इस यज्ञ के माध्यम से, इस ज्ञान यज्ञ के माध्यम से हम आने वाले उस परीक्षा के दंगल को ऐसे पार कर जाएंगे जैसे चिड़िया अपनी उड़ान से एक नदी सरोवर को पार कर जाती है। अब बिना किसी देर के, बिना किसी रुकावट के हम जल्दी से हम अध्ययन की ओर चलेंगे, हम जल्दी से हम अध्यापन की ओर चलेंगे। हाँ, सभी विद्यार्थी के लिए, आप सभी और विद्या अनुरागी विद्यार्थियों के लिए आज की ये सीरीज है, आज की क्लास है, मैराथन क्लास में आप सभी का वंदन, स्वागत है। आप आइएगा सावधानी से। यदि वो लेटे हुए हैं तो आप अपने टेबल कुर्सी में बैठकर बस ध्यान से मनन और पढ़ाई करने का प्रयास कीजिए, और प्रयास ही नहीं, उसको पढ़ते पढ़ते उसमें खो जाइएगा। हाँ, आप बिना किसी बातों को देर किए हुए, बिना किसी बातों में हम उलझे हुए हम चलते हैं हमारे गंतव्य तक, हमारे टारगेट, हमारी सीरीज में। हाँ, आइएगा सब विद्यार्थी, अब देखिएगा, ध्यान से बैठ जाइएगा। हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, अति लघुत्रात्मक है ना क्वेश्चन। देखिए ये प्रश्न कह रहा है कि अति लघुत्रात्मक, अति, हाँ देखिए, देखिए बच्चों, अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की मैराथन सीरीज है ना। ये जो है, ये आपके अति लघुत्रात्मक, अच्छा मुझे बताओ, आपके जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है बच्चों, आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न जो है, ये अति लघुत्रात्मक जो आपके प्रश्न है, ये अति लघुरात्मक, ये जो आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, ये कितने नंबर के आएंगे? ये आपके आएंगे 11 नंबर के। कितने नंबर के आएंगे? ये 11 नंबर का रोल रखेंगे आपके, यानी ये 11 नंबर के प्रश्न आने वाले। अति लघुत्रात्मक प्रश्न आपके 11 नंबर के आएंगे, और जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस आपके होंगे, वो क्वेश्चन आपके 18 नंबर के होंगे, यानी 18 वो और 11 हो। अब मुझे बताओ 18 और 11 कितने हो गए? 30 नंबर तो यही हो गया ना। अब मुझे बताओ, हम सिर्फ इन प्रश्नों के माध्यम से 30 नंबर ला सकते हैं, और 20 नंबर हमारे स्कूल से, हमारे शतरंग जाएंगे, तो मुझे बताओ 50% नंबर तो यही हो गया ना मेरे। तो हमें चिंता नहीं करनी है, 50% नहीं लाना है हमें। 50 यानी उसका 50 से 50 यानी 100 माइनस 10th यानी 90 नंबर तो हमें कैसे भी करके लाना ही लाना है इकोनॉमिक्स क्लास में। ज्ञान यज्ञ क्लासेस पर विश्वास, उमंग, उत्साह बरकरार रखिए, पढ़ते रहिए एक नए जोश के साथ। आने वाले आगामी एग्जाम के अंदर हम इकोनॉमिक्स के अंदर विजय ध्वज लहरा के आएंगे। ये ज्ञान यज्ञ क्लासेस का आपसे और आपके सपनों से, अरमानों से हमारा संवाद है ना। हाँ देखिए बच्चों, अब अतिरिक्त प्रश्नों की जो मैराथन सीरीज है, इसमें देखिए आप। हाँ, पहला प्रश्न देखिए हमारा, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज का, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? ये आपका 1 नंबर का आ सकता है बच्चों, है ना। प्रत्येक क्वेश्चन इसमें 1 नंबर का है। 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, बताओ। देखें, आप सब बच्चे मेरे मन से भी बता सकते हो कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। राष्ट्रीय का मतलब जानते हो, राष्ट्रीय का मतलब किसी देश या किसी देश या कंट्री को ही हम राष्ट्र कहते हैं, है ना। तो आप आसानी से बता सकते हो, आप अपने माइंड से बता सकते हो, आप अपनी विचारधारा से बता सकते हो, आप अपने अनुभव से बता सकते हो कि राष्ट्रीय आय किससे होती है। लेकिन अर्थव्यवस्था के अंदर जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, हम उसी डेफिनेशन को बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे, जिस डेफिनेशन का जिक्र अर्थशास्त्र की व्यष्टि या समष्टि अर्थशास्त्र की उस शाखाओं में किया होगा, है ना। तो देखिए प्रश्न देखिए बच्चों, उत्तर देखिए हमारा इसका। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? किसी देश के, समझिएगा, किसी देश के सभी निवासियों द्वारा, किसी देश के, कोई सा भी देश, चाहे वो भारत हो गया, चाहे वो अमेरिका हो गया, जापान, लंदन, पेरिस, है ना, इंडियन, जो भी हो गया, तो किसी देश के सभी निवासियों द्वारा एक साल में, कितने साल में? एक साल में अर्जित कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं, है ना। किसी देश के द्वारा एक साल में, किसी देश के द्वारा, या किसी देश में उनके सभी निवासियों द्वारा एक साल में प्राप्त की गई आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है, जैसे आपकी, मेरी, यानी जितने भारतवर्ष के अंदर रहते हैं ना, सभी भारतवर्ष के अंदर, इस उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, जहाँ सब कोई है, उन सबकी जो आय होती है, मासिक, वार्षिक, एनुअली, है ना, मंथली, जितनी भी जो आय होती है, उन सारी आय का जो एक ब्यौरा होता है, एक जो अकाउंट होता है, एक बजट होता है, वो बजट ही, वो टोटल बजट ही, वो टोटल कॉस्टली बजट ही राष्ट्रीय आय कहलाती है। ऐसा समझे, वो राष्ट्रीय आय तो कहलाती है। आपको परिभाषा अगर ये देना है, बोर्ड में अगर एग्जाम बोर्ड के अंदर यदि प्रश्न आ जाए, तो आपको बोर्ड के अंदर ये डेफिनेशन लिखनी है, ये परिभाषा लिखनी है। कॉपी चेक करने वाले नंबर नहीं काट सकता, परिभाषा बहुत सरल है। हाँ देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेते रहना, और प्रश्नों के ऊपर गंभीरता से पढ़ना। एक होता है पढ़ना, एक होता है गंभीर से पढ़ना। यदि गंभीरता को तुम बनाए रखोगे अपने इस जीवन में, तो परमादालय से तुमसे दूर चला जाएगा। और यदि तुम गंभीरता से नहीं पढ़ोगे, बस ऐसे ही नहीं पढ़ लिया, कुछ नहीं हो जाएगा पास, तो पास नहीं होना है। अरे अब होना क्या पास? जिस पास के अंदर हम कुछ मेहनत करके ना गुजरे, हम संघर्ष करने वाले फौलादी के हिस्से हैं, हम चट्टान को चीर कर निकलने वाले उस आदम के बेटे हैं। आदम, अब मुझे बताओ बच्चों, इतने मजबूत होकर यदि तुम हार मान जाते हो, इतने मजबूत, अधिकतर बच्चों को मैंने देखा हुआ
टूट जाते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। अरे एक बार समझ में नहीं आएगा, 2 बार समझ में नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, 1000 बार समझ में नहीं आएगा। हम 1000 बार हारने पर भी हम हार को स्वीकार नहीं करेंगे। हम आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते बढ़ते उस हमारे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हम गिरेंगे उठेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। ये हमारे स्वभाव में नहीं होना चाहिए हार मानना, नहीं, निरंतर पढ़ते रहेंगे, बस ये उमंग होनी चाहिए। हाँ देखिए, अगला देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। निवल निवेश, निवल मतलब शुद्ध होता है ना बच्चों, निवल का मतलब होता है शुद्ध। क्या होता है? शुद्ध होता है। इसका मतलब होता है शुद्ध। शुद्ध निवेश कैसे ज्ञात किया जाता है? प्रश्न आ जाएगी निवल निवेश कैसे ज्ञात किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना, ये इसका सूत्र है। ये इसका सूत्र है। कौन सा सूत्र है इसका? सूत्र है इसका सकल निवेश माइनस, अच्छा ये गलत लिखा है यहाँ पर, ये मूल्य ह्रास है बच्चों ना, क्या है? टाइप करने में हमारे कंप्यूटर महोदय ने गलती कर दी है। तो ये हो गया मूल्य ह्रास बराबर निवल निवेश। तो ये हमारा, जब हम क्या करेंगे, सकल निवेश से मूल्य ह्रास घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? निवल निवेश आ जाएगा, है ना। घटाना है क्या? मूल्य ह्रास। जब सकल निवेश से जब हम मूल्य ह्रास घटा देंगे, जब ग्रोस इंटरेस्ट से हम ये हमारा मटेरियल्स घटा देंगे, मेंटेनेंस घटा देंगे, तो मेंटेनेंस घटाने के बाद हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा सेक्रेट इंटरेस्ट आ जाएगा। आ गया समझ में? हाँ, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन अर्थशास्त्र में कुछ 4 चांग लगाने के लिए आपके लिए प्रस्तुत है ना। आप पढ़ो और दूसरे बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरणा दो। दूसरे बच्चों को भी ये कहो कि आप भी ज्ञान यज्ञ क्लासेस के माध्यम से पढ़ो, और आने वाले आगामी एग्जाम के अंदर आप अच्छे से, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि सर बोर्ड के अंदर इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट जो है उसको बहुत टफ है, उसके अंदर गणित है ना, गणित है और इतने कठिन वर्ड है, शब्द हैं, हम उनको समझ नहीं पाते। तो मैंने कहा अब चिंता को रखो तुम दूर, अब चिंतन की बारी है। चिंता करते करते चिता तक पहुंच जाते हैं, लेकिन चिंतन करते करते हैं कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाते हैं, है ना। तो चिंता को रखो किनारे और चिंतन को रखो अंदर। तो मैंने उनको यही कहा, तभी से वो बच्चे ज्ञान की क्लासेस के माध्यम से पढ़े हैं और सब अपनी ओर से बधाई दे रहे हैं कि सर आपने जो परिभाषा ली है वो परिभाषा काफ़ी सरल थी, काफ़ी सरल है। तो आप भी बस आनंद से पढ़ते रहिएगा। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। बजट घोषणा, बजट घोषणा पत्र का संबंध कितने कितने वित्तीय वर्ष के लिए होता है? बताओ देखो बच्चों, जो बजट घोषणा पत्र होता है ना, उसका संबंध कितने वर्षों के लिए होता है? हाँ, भारत में देखो, अब इसका उत्तर समझो। जो इसकी घोषणा पत्र होता है ना बजट का, अब देखो भारत में बजट सत्र 2 भागों में विभाजित है। पहला फरवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च के प्रारंभ तक चलता है, दूसरा मार्च के दूसरे सप्ताह से शुरू होता है और अप्रैल के अंत तक समाप्त होता है, अर्थात 1 वर्ष। यदि शॉर्टकट में बताना चाहो आप तो बस आप 1 वर्ष कर देना, है ना। तो घोषणा पत्र का संबंध कितने वर्षों तक है? 1 वर्ष तक है। और यदि ऐसे पूछे विस्तार से तो आपको विस्तार से लिखना। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चंस आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, किताबों में मिलेंगे तो भी आप उसमें ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाओगे, परंतु आपको ऐसे क्वेश्चन इतने मिल जाएंगे पर्सन, लेकिन पर्सन की परिभाषा जो है वो इतनी सरल आपको किताबों में नहीं मिलेगी, है ना। तो इसलिए ज्ञान की क्लासेस पे बस ये क्या है, इस चैनल का जो उद्देश्य है वो भी यही है ना। एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही धर्म हमारा। हम इस ज्ञान यज्ञ क्लासेस के माध्यम से उस गरीब से गरीब बच्चे को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जो गरीब से गरीब बच्चा पढ़ने में और समझने में असमर्थ होता है, उसको इस ज्ञान के क्लासेस के माध्यम से उसको पढ़ाने में आसानी प्रदान की जा रही है। इसलिए आप बच्चों को जोड़िए और पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सकल प्राथमिक घाटा की गणना कीजिए। यानी जो सकल घाटा होता है बच्चों, सकल घाटा है ना, सकल प्राथमिक घाटा की गणना कीजिए। यदि सकल राजकोषीय घाटा 2000 करोड़ रुपए में नवल ब्याज दायित्व 40,000 करोड़ रुपए है। देखिए बच्चों, यानी हमें क्या याद करना, सकल प्राथमिक घाटा की गणना करनी है। यदि सकल राजकोषीय घाटा कितना है हमारा है 2000 करोड़ रुपए, तो निवल ब्याज की दायित्व 400 करोड़ रुपए। हमें क्या करना, सकल प्राथमिक, अगला हमारा क्वेश्चन है सकल प्राथमिक घाटा की गणना कीजिए। यदि सकल राजकोषीय घाटा 2000 करोड़ रुपए है, 2000 करोड़ रुपए में नवल ब्याज, अच्छा नवल ब्याज, अच्छा निवल है ना, निवल ब्याज दायित्व 400 करोड़ रुपए है ना। हमें ज्ञात क्या करना बच्चों, हमें ज्ञात करना है सकल प्राथमिक घाटा। अब आपको पता होगा सकल प्राथमिक, आपने पढ़ा होगा सकल प्राथमिक घाटा का सूत्र, इसका सूत्र क्या है? हाँ, पहले तो सूत्र के माध्यम से करते हैं ना। इसका सूत्र है, इसका जो सूत्र है बच्चों वो है सकल प्राथमिक, है ना, सकल प्राथमिक घाटा। सकल प्राथमिक घाटा है ना बराबर क्या है, सकल राजकोषीय घाटा। सकल, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों ना, सकल राजकोषीय घाटा, सकल राजकोषीय घाटा माइनस, इसको अब ऐसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको ना, शुद्ध ब्याज देयता, शुद्ध ब्याज देयता, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों, इसमें हमारा कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है? राजकोषीय घाटा है हमारा 2000 माइनस कितना है, अब हमारा शुद्ध ब्याज देयता कितना है? 400, है ना, जिसको हम निवल निवेश भी कह सकते हैं। अब 2000 में से 2000 करोड़ में से 400 करोड़ गए तो कितने बच गए? तो बच गए हमारे 1600 करोड़। कितने बच गए? 1600 करोड़। और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, है ना बच्चों, यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो हमारा जो हमारा जो ये सकल
प्राथमिक घाटा ना बच्चा वो आ जाएगा हमारा 600 करोड़ रुपए, है ना। आसान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं बच्चों। बच्चे इन क्वेश्चनों को देखकर डर जाते हैं कि किसमें माइनस करना है, किसको घटाना है। तो आपको, आप जब पढ़ोगे इनको आसानी से, किसको घटाना है किसको समझाना है, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि सर किसको घटाना है किसको समझाना है। इनको आपको सूत्र की ओर चलना है। और यदि सूत्र आपको समझना है तो आप, अगर यदि आप चाहते हो कि सर मुझे बारीकी से समझना है, तो आप क्या करना है, आपको यदि बारीकी से समझना है बच्चों, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखो, ये 9636860200 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पे क्या करना है आपको, इस व्हाट्सअप नंबर के अंदर यदि आपको नोट्स खरीदने हैं, क्या खरीदने हैं, यदि आपको नोट्स खरीदने हैं, यदि पूरा पढ़ना नोट्स खरीदना है, इस नोट्स के माध्यम से, आप इकोनॉमिक्स के अंदर यदि पढ़ाई करोगे तो उसमें हर चैप्टर वाइज, यानी चैप्टर के अनुसार सारी पीडीएफ बना, चैप्टर के अनुसार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं, सीरीज ली गई है, ताकि उन सीरीज के माध्यम से आप पढ़कर इकोनॉमिक्स क्लास के अंदर कुछ बेहतर कर सकते हो, कुछ अनोखा कर सकते हो, और अपने जो परसेंटेज है, अपने परसेंटेज के जो स्तर को है ना, तुम उसको कुछ बड़ा चढ़ाकर बढ़ा सकते हो। आया समझ में। तो नोट्स से भी मैं चाहता हूँ कि आप सब बच्चे नोट्स से पढ़ें। और नोट्स की कीमत क्या बच्चों, सिर्फ 69 रुपीज़, है ना। पहले इसकी कीमत थी कितनी, 250 रुपये, 250 रुपये जो कीमत थी, 250 रुपये कीमत थी, मैंने इसको घटाकर कितनी कर दी है, 69, क्योंकि मुझे पता है सब बच्चे, गरीब बच्चे खरीदने में असमर्थ होते हैं। 69 के अंदर आपको सीरीजें मिलेगी और नोट्स मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए और पढ़ते रहे। अभी तो काफ़ी दिन पड़े हैं ना, हमारे पास 1 महीना पड़ा है, कम से कम 1 महीना मान लेते हैं, कम से कम 1 महीना पड़ा है। 1 महीना नहीं तो हमारे पास 25 दिन 20 दिन तो बचे ही है। इनके अंदर हम आराम से नोट्स पढ़ लेंगे, है ना। नोट्स पढ़ के फिर आराम से हम पास हो जाएंगे। और पास क्या होना है, अगर तुम पास होना चाहते हो तो सिर्फ आप ऑनलाइन क्लास से पढ़ लो, और यदि परसेंटेज अच्छे बनाने चाहते हो तो आप नोट्स खरीदो। मैं चाहता हूँ कि सब बच्चे नोट्स खरीदें और कुछ ना कुछ विशेष करें। हाँ देखिए, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नंबर है, इन नंबर पे आपको कॉल करना है व्हाट्सएप पर, और स्क्रीनशॉट पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है, ताकि आपको नोट्स और सीरीज, है ना, नोट्स प्लस सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराई दी जाएगी। नोट्स प्लस सीरीज कितनी, 5 सीरीज मिलेगी इसके अंदर आपको। और फिर 5 के बाद 5 और अलग से मिलेगी। 5 जो अलग से मिलेगी ना, वो कौन सी होगी, वो होगी आपके अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, निबंधात्मक, दीर्घात्मक, है ना, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट्स, है ना, लॉन्ग टर्म क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सारी सीरीज मिलेगी उनकी। आगे समझ में, सब स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है। जो बच्चे लगन से मन से पढ़ेंगे, मुझे पता है कि आने वाले अर्थशास्त्र की इस परीक्षा के अंदर अपने आप को झोंक कर कुछ विशेष बना देंगे। हाँ देखो, अगला क्वेश्चन देखो, आधिकारिक, है ना, आधिकारिक कोष विक्रय क्या है। अब देखो बच्चों, प्रश्न को समझो आप। आधिकारिक प्रश्न क्या कह रहा है कि आधिकारिक जो कोष होता है वो विक्रय क्या है, आधिकारिक कोष विक्रय क्या होता है। अब आप प्रश्न को समझो, आधिकारिक का मतलब क्या होता है, आधिकारिक का मतलब अधिकार, कोष का मतलब क्या होता है, कोष का मतलब होता है एक फंड का एक अकाउंट, मान लीजिए खाता, कोष का मतलब होता है खाता। तो ये कह रहा है कि आधिकारिक कोष विक्रय क्या है। विक्रय का मतलब आप जानते हो, बेचना, है ना। तो आधिकारिक का मतलब ऐसा कोष जिस पर किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था विशेष का एक आधिकारिक तौर पर अधिकार होता है, वो क्या हो गया, वो हो गया आपका आधिकारिक कोष हो गया। वो क्या हो गया, आधिकारिक कोष हो गया। अब देखो बच्चों, इसका उत्तर समझते हैं हम। ये विनिमय, यानी ये विनिमय दर के संदर्भ में, यानी ये विनिमय दर के संदर्भ में, यानी उसके विषय में होती है। ये आधिकारिक विनिमय दर किसी देश के विदेशी मुद्रा प्रशासन द्वारा तय की जाती है। यानी ये जो आधिकारिक कोष विक्रय है ना बच्चों, ये मतलब एक देश द्वारा दूसरे देश की मुद्रा जो होती है, उसकी मुद्रा के द्वारा उसके निर्णय के आधार पर तय होती है। आगे समझ में। हाँ, स्क्रीनशॉट लो सबसे बच्चे, फिर आगे चलते हैं। आप यदि इसको सामान्य समझो, देखो आधिकारिक कोष क्या है, तो ये विनिमय दर के संदर्भ में होती है। बस इतना सा लिख देना, आपका क्वेश्चन पूरा नंबर मिलेगा इसका ना। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते चलना बच्चों, ना। फिर तुम एक बार यहाँ पढ़ने के बाद फिर वापस इनका रिवीजन करना है बैठ के एकाग्रता से। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्याज दर विभेदक किसे कहते हैं। अब बच्चों, इस विभेदक का मतलब क्या होता है, विभेदक का मतलब होता है अंतर। क्या होता है, अंतर। आप यहाँ पर अंतर भी कर सकते हो, ब्याज दर अंतर किसे कहते हैं। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, ब्याज दर अंतर किसे कहते हैं, या फिर ब्याज दर विभेदक किसे कहते हैं। इसका मतलब होता है अंतर या विभेदक, है ना। अगर अंतर आ जाए तो भी उत्तर ये लिखना है, और यदि विभेदक आ जाए तो उत्तर ये लिखना है, कंफ्यूजन नहीं होना। हाँ, अगला देखिए बच्चों, उत्तर देखिए इसका। किसी देश या मुद्रा की ब्याज दर, किसी देश या मुद्रा की ब्याज दर को दूसरे देश की मुद्रा की ब्याज दर से घटाने पर प्राप्त जो होती है ना, प्राप्त जो आय होती है, उसे क्या कहते हैं, ब्याज दर। उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं ब्याज दर विभेदक, अंतर कहते हैं। मैं इसको अंतर कर देता हूँ, है ना, ब्याज दर अंतर कहते हैं। आगे समझ में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लो बच्चे, फिर सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, जहाँ समझ में नहीं आए वह बता देना कि सर जी हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा, कृपया करके प्लीज़ टीच दिस क्वेश्चंस। तो हम उसके ऊपर जरूर फोकस करेंगे और जरूर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, संसाधन से क्या अभिप्राय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगाओ। संसाधन से क्या अभिप्राय है, तो बताओ देखिए बच्चों, संसाधन से क्या अभिप्राय है। प्रकृति में, इसका उत्तर देखिए बच्चों, प्रकृति में विद्यमान का मतलब प्रकृति के अंदर मौजूद, उपलब्ध। प्रकृति में विद्यमान वे समस्त वस्तुएं जो हमारी जरूरतों को पूरी करती हैं, उसे जैसे
भूमि, जल, वन, खनिज इत्यादि। देखो बच्चों, प्रकृति के अंदर वो सभी वस्तुएं, यानी इस वातावरण के अंदर, इस पृथ्वी के ऊपर वे सभी वस्तुएं जो हमारी ज़रूरतों में प्रयुक्त होती है, जो हमारी ज़रूरतों के लिए उपयोग में लाई जाती है ना? जैसे मान लीजिए भूमि है, चलने के लिए होती है, पानी होता है पीने के लिए होता है ना? कपड़े होते हैं पहनने के लिए होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये संसाधन हो गए जो हमारे दैनिक जीवन के अंदर उपयोग में हम उनको कार्य में लेते हैं, हम काम में लेते हैं और उनके द्वारा हम हमारी दिनचर्या का संपन्न करते हैं, दिनचर्या का शुरू करते हैं और उसको संपन्न करते हैं। आया समझ में? हाँ, स्क्रीनशॉट लो सब बच्चे, फिर आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन से बच्चों है ना, परीक्षा में आने के लिए अपना कुछ खास विशेषता, कुछ खास पॉसिबिलिटी रखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा विभिन्न क्रिया विधियाँ, यानी विभिन्न क्रिया विधियाँ किस प्रकार कार्य करती है, विभिन्न क्रिया विधियाँ किस प्रकार कार्य करती है, ये बताने वाले आर्थिक विश्लेषण का नाम लिखिए। यानी विभिन्न क्रिया विधियाँ जो है बच्चों, वो किस प्रकार कार्य करती है, ये बताने वाली, यानी ये कौन बताती है, विभिन्न आर्थिक क्रिया किस प्रकार करती है, विभिन्न क्रिया विधियाँ किस प्रकार कार्य करती है, ये बताने वाले आर्थिक विश्लेषण का नाम लिखिए। यानी ऐसी क्रिया विधियाँ जो ये बताती है कि ये आर्थिक विश्लेषण मतलब कि कार्य किस प्रकार से होता है ना? उसे आपको मैंने पहले चैप्टर पढ़ाया था। आप दूसरे चैप्टर के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का ये शायद 5वां ऐसा कुछ क्वेश्चंस है ना? मैंने आपको समझाया था। तो विभिन्न क्रिया विधियाँ किस प्रकार के कार्य करती हैं, ये बताने वाले आर्थिक विश्लेषण का नाम लिखिए। तो बच्चों देखो, आप बताओ अब आर्थिक विश्लेषण कौन सा, विश्लेषण कितने प्रकार, 2 प्रकार के होते हैं। एक सकारात्मक विश्लेषण होता है ना? और एक व्यक्तिगत विश्लेषण होता है ना? एक नकारात्मक विश्लेषण होता है। तो ये विश्लेषण होते हैं। तो ये जो बताता ना कि सावधान किस प्रकार किया जाए, तो वो एक उत्तर देखिए, उत्तर है हमारा सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण में अध्ययन किया जाता है। यानी इसका जो अध्ययन है बच्चों, इसका जो अध्ययन किया जाता है, अध्ययन, अब इसमें अध्ययन आप ना लिखो, तो ये आर्थिक विश्लेषण का जैसे कार्य है बताने वाले का नाम लिखिए, पर कार्य करती है। तो वो किसका कार्य करती है, आर्थिक विश्लेषण कार्य करती है। किसका कार्य करती है, आर्थिक विश्लेषण का कार्य करती है। आगे समझ में, आर्थिक विश्लेषण का कार्य करती है। हाँ, सब बच्चे स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो बच्चों, ये तुम्हारे जो 11 नंबर के प्रश्न आएंगे ना, ये सिर्फ 11 नंबरों की मैंने ली है, 11 से 15 प्रश्नों की मैंने ये सीरीज ली है, क्योंकि आपके उसमें जो प्रश्न आएंगे, क्वेश्चन आएंगे बोर्ड के अंदर, वो क्वेश्चन अति लघुतरात्मक जो प्रश्न होंगे, है ना, जो वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन आपके 11 नंबर के होंगे। तो मैंने 15 क्वेश्चन इस सीरीज में लिए हैं। ऐसे करके फिर अगली बार हम 30 से 50 क्वेश्चन लेंगे इस सीरीज के अंदर, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे जिनकी आने की एग्जाम में, आगामी एग्जाम में पूरी पॉसिबिलिटी होगी। ऐसे क्वेश्चनों का चयन करके ऐसे क्वेश्चनों की हम सीरीज बनाएंगे और फिर उस सीरीज को मैराथन नाम देंगे, और मैराथन के माध्यम से हम फास्ट और तीव्रता से हम पढ़ते रहेंगे, है ना, पढ़ेंगे। हाँ देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, बजट बजट रेखा पर इष्टतम मंडल कहाँ स्थित होता है। यानी जो बजट रेखा होती है, बच्चों, उस पर इष्टतम, प्रश्न को समझना आपको, है ना। इष्टतम मंडल कहाँ स्थित होता है। अब इसका उत्तर समझो बच्चों, इष्टतम मंडल उससे उस बिंदु पर, है ना, उस बिंदु पर स्थित होता है जहाँ बजट रेखा किसी एक अधिमंता वक्र के स्पर्श रेखा होती है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये क्या हो गई, ये वस्तु आपकी एक्स हो गई और ये वस्तु वाई हो गई, ये वस्तु वाई हो गई, ये वस्तु वाई हो गई, है ना बच्चों, ये वस्तु वाई हो गई, ये हमारा ओ बिंदु हो गया। आगे समझ में। अब ये कह रहा है कि इष्टतम मंडल पर उस बिंदु पर स्थित होती है जहाँ बजट रेखा किसी एक अधिमंता वक्र की स्पर्श रेखा होती है। जैसे मान लीजिए हमारा ये लंब हो गया, इसको मैंने क्यों नाम दे दिया। अब हमने एक वक्र ये बना दिया, ठीक है बच्चों, और एक हमने ये बना दिया। अब देखो ये क्या बीच में स्पर्श हो रहा ना, ये स्पर्श हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये अधिमंता हो रहा है। क्या हो रहा है, अधिमंता हो रहा है, अधिमंता। आ गया समझ में, एक दूसरे को स्पर्श कर रही है, यानी कि वो काट रही है। हाँ, स्क्रीनशॉट लेते रहो सब बच्चे, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इस इंपॉर्टेंट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चनों की सीरीज बना दी है। अब सीरीज से पढ़ना आसान हो गया है ना, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं दूसरे क्लासों को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ज्ञानी के क्लासेस के माध्यम से सीरीजों के माध्यम से पढ़ाई हो रही है। तो सीरीजों से ऐसे क्वेश्चनों का हमने लिया है जो क्वेश्चन बोर्ड में ही नहीं, बल्कि आने वाले 2026 के बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन अपनी भूमिका निभाएंगे, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, फर्म के पूर्ति वक्र के, यानी फर्म के पूर्ति वक्र के 2 निर्धारित तत्वों के नाम लिखिए। अब यानी जो फर्म है उसका जो पूर्ति वक्र के 2 निर्धारित तत्वों के नाम कौन कौन से बताओ। देखिए वो है उत्पादन लागत और प्रौद्योगिकी। यानी जो दोनों है, ये दोनों किसके निर्धारित तत्व हैं, ये है फर्म के। आपको ध्यान रखना बच्चों, फर्म उद्योग का एक छोटा रूप होती है, और उत्पादन लागत जो होती है, वो लागत उस फर्म के निर्माण के अंदर जितनी भी वस्तुओं का आपसे जुटानी पड़ती है, जनरेट करनी पड़ती है, वो उसकी उत्पादन लागत होती है। आगे समझ में। हाँ, स्क्रीनशॉट लो समझो, फिर आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको सिर्फ समझना है, पढ़ना है और आगे की ओर बढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा, समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में किया जाता है। हाँ, तो ये तो सबको पता है। आओ, मतलब समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति का अध्ययन अर्थशास्त्र की शाखा में किया जाता है, तो वो
समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। किसका काम किया जाता है बच्चों? तो वो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चनों की इंपॉर्टेंट को आप समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, एक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब जो केंद्रीकृत योजना होती है, केंद्रीकृत का मतलब होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उस सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ होती है, उस सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ होती है, जो प्लानिंग होती है, वो प्लानिंग, वो पॉलिसियाँ, वो उस गवर्नमेंट जो सेंट्रल होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, उस सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्र सरकार के अंतर्गत ही होती है। तो ये कह रही है कि, ये कह रहा पर्सन कह रहा है कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या होता है? किसी केंद्र सरकार का उद्देश्य क्या होता है? समाज कल्याण होता है भाई। किसी उद्देश्य, सरकार का उद्देश्य यही होता है कि भारतवर्ष में रहने वाले सभी लोगों का कल्याण हो, मंगल हो, और वो अपने जीवन, उनका भाग्य, उनका जीवन उज्जवल हो, यही सरकार की कामना होती है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो क्या है? समाज कल्याण है। क्या बच्चों? समाज कल्याण है। हाँ, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं बच्चों। ये पर्सन जो है ना, 11% आपके तेलुगु पर्सन जो आएंगे, मैं 15-15 नंबरों की सीरीज बनाऊंगा, फिर मैं इसके बाद में एक साथ में मैं 50 क्वेश्चनों की सीरीज लूंगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, उत्पादन संभावना वक्र का रेखाचित्र बनाइए। 100% ये पर्सन आपके आएगा परीक्षा के अंदर, है ना। उत्पादन संभावना वक्र का रेखाचित्र बनाइए। देखो ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन सब क्वेश्चन आने के योग्य है, लेकिन पर मैं ये विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि ये क्वेश्चन शायद छप गया होगा बोर्ड के अंदर। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 1 नंबर का आएगा। हाँ देखिए, उत्पादन संभावना वक्र का रेखाचित्र बनाइए। सबसे पहले क्या करना है? हमें वक्र बना देना है। सबसे पहले हम क्या करना है? हमें, ये हो गई हमारी एक्स अक्ष और ये हो गई हमारी वाई एक्स, ये हमारा हो गया मूल ओ बिंदु, है ना, और ये हमारा लंब हो गया। अब जैसे मान लीजिए, अब हमने इसको क्या किया, अब हमने इसको वाई एक्स को हमने एक्स एक्स से मिला दिया, वाई एक्स को हमने एक्स एक्स को मिला दिया, और हमने बिंदु दे दिया ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी और बिंदु ई, है ना। तो ये हमारा, अब ये हो गई हमारी, ये हो गई हमारा कारक 1, कारक 1, और ये हो गया हमारा कारक, ये हो गया हमारा कारक 2, है ना। ये उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना ये वक्र, ये हमारा उत्पादन संभावना वक्र हो गया। आ गया समझ में? सब बच्चे स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। सारे क्वेश्चन बच्चों मैं तो पूर्ण, आप ये नहीं सोचना कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से लिए, वो लिए, आप बस पढ़ो ध्यान से, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसी दो वस्तुओं के नाम बताइए, ऐसी दो वस्तुओं के नाम बताइए जो एक दूसरे से पूरक हो, यानी एस पूरक। अब मैंने समझाया था, हमने उस सीरीज में पढ़ा था नेक्स्ट वाली में, कि ऐसी दो वस्तुओं के नाम बताइए जो एक दूसरे के पूरक हो। तो वो कौन सी वस्तु पूरक है? तो वो वस्तु है कलम व स्याही। कौन सी है? कलम व स्याही। जो पूरक, पूरक वस्तु किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जो, जिनका उपयोग एक साथ किया जाता है। जैसे चीनी के अंदर, जैसे हम चाय बनाते हैं तो चीनी के अंदर दूध डालते हैं, और दूध में फिर चाय डालते हैं, फिर उसके बाद वो चाय बनती है ना। जैसे जो फ्लोर होता है हमारा, उसमें साल्ट डालते हैं, आटे के अंदर नमक डालते हैं, तब जाके रोटी बनती है ना। तो कहने का तात्पर्य ये होता है कि जो वस्तुएं, जो चीज़ें, वस्तुएं होती हैं, वो एक दूसरे के साथ हो, यानी उसके साथ होने से वो कार्य हो, तो वो क्या हो गई? पूरक हो गई। और स्थानापन्न क्या हो गई? जिसके साथ नहीं हो, जिसके साथ में यानी एक की नाम मौजूदगी भी काम चल जाता है, वो क्या हो गई? स्थानापन्न हो गई, है ना। हाँ, सब बच्चे स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। अगला क्वेश्चन है कीमत प्रभाव। कीमत प्रभाव, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव में क्या संबंध है? यानी कीमत प्रभाव, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव में संबंध क्या है? इनके बीच में वो एक रिलेशनशिप क्या है ना। इन तीनों के बीच में संबंध क्या है, उस संबंध को हमें संकेतित करना है, उस संबंध को हमें अंकित करना है। हाँ, तो देखिए बच्चों, इनके बीच में जो संबंध है ना, वो संबंध क्या? देखो, कीमत प्रभाव बराबर आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव, ये इनके अंदर हो गया इनका प्रभाव, ये इनके अंदर हो गया संबंध, ये इनके अंदर संबंध हो गया, है ना। और यही हमारा उत्तर हो गया। हाँ, स्क्रीनशॉट लो सब बच्चे, फिर आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एक पर्सन, एक पर्सन आपके लिए उचित है, एक पर्सन आपके लिए समझने के योग्य है। हाँ देखिए, हाँ देखिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखिए आप। मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। अब मांग की कीमत लोच ज्ञात करने का सूत्र क्या है? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि मांग की कीमत लोच ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो मांग की कीमत लोच ज्ञात करने का सूत्र देखो बच्चों। हाँ देखिए, मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत, मांग की कीमत लोच। हाँ, मांग की कीमत लोच का सूत्र है बच्चों, बराबर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वस्तुओं की मांग में ना, वस्तुओं की मांग में प्रतिशत परिवर्तन, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रतिशत
परिवर्तन। हाँ, प्रतिशत परिवर्तन बटावा बटावा वस्तुओं की कीमत में मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि वस्तुओं की मांग में प्रतिशत परिवर्तन और वस्तुओं की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। वस्तुओं की वस्तुओं की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, है ना, प्रतिशत परिवर्तन। अब इसको बच्चों है ना, अब इसको हम ऐसे लिखे तो हम इसको ईडी से डिनोट करेंगे। ईडी बराबर Q1 माइनस Q0 बटावा Q0, है ना। फिर हम लिखेंगे P1 माइनस P0 बटावा P0। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर हमारे जो ये Q1 है, यहाँ पर हमारे ये जो Q0 है ना, ये है हमारी पहले की मात्रा। किसकी मात्रा? पहले की मात्रा। जो पहले वाली मात्रा होती है ना, वो पहले वाली मात्रा। और यहाँ पर जो ये Q1 है, ये है परिवर्तन परिवर्तन के बाद की मात्रा, यानी परिवर्तन के बाद की मात्रा। ये है बाद की मात्रा। किसकी मात्रा है? बाद की मात्रा। और यहाँ पर हमारे जो P है ना, ये P0 है, ये हमारी है पहले की कीमत। किसकी कीमत? पहले की कीमत। पहले की कीमत, ये है हमारे पहले की कीमत और ये है हमारे परिवर्तन के बाद की कीमत। परिवर्तन के बाद की कीमत। आ गया समझ में? परिवर्तन के बाद की कीमत। हाँ, तो ये आपको किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे, आपको यदि ऐसे लिखना है तो ऐसे करिए, और यदि आपको शॉर्ट में लिखना है तो आप इस प्रकार से Q और P के माध्यम से आप पूरे सूत्र को कम शब्दों में आप अपना सवाल का जवाब दे सकते हो, है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका अध्ययन कीजिए दोबारा से। हाँ हाँ, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा, आज की सीरीज में बच्चों देखो, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। आज की जो अति लघुत्रात्मक सीरीज की जो मैराथन क्लास थी, इस मैराथन क्लास के अंदर हमने 15 क्वेश्चंस लिए। आएंगे हमारे बोर्ड क्लासेस के अंदर 11%, लेकिन हमने 15 क्वेश्चन का एक समावेश रूपी मैराथन क्लास ली है। ऐसी क्लास में ऐसे क्वेश्चंस हम भविष्य के अंदर भी हम अब अगली जो क्लासें होगी उसके अंदर हम 15 से 30 से फिर 60 और 60 से हम 100 क्वेश्चनों की पूरी मैराथन क्लास लाएंगे। और 100 क्वेश्चनों की मैराथन क्लास पूरी की पूरी बस कुछ शब्दों में होगी, आसान शब्दों में होगी। पूरी किताबी लैंग्वेज के हटकर, पूरी किताबी शब्दावली से अलग हम अपने स्तर पर, अपने बेस पर हम उन परिभाषाओं का निर्माण करेंगे, उन परिभाषाओं को बनाएंगे और जितना आसान हो सके हम आपके लिए प्रोवाइड उपलब्ध करवाएंगे। मैं सभी विद्यार्थियों से, यदि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर इतनी स्ट्रगल कर बच्चों यदि इतने आसान परिभाषाओं को बनाने में पूरा दिन लगा देता हूँ, तो मेरी आपसे एक प्रार्थना है, एक निवेदन है कि आप सभी विद्यार्थी ज्ञान यज्ञ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे अपने यार दोस्तों को भी इस क्लासेस के माध्यम से जुड़ने के लिए कहिए। दूसरे बच्चों को भी उनको प्रेरणा दीजिए, उनको भी ये रास्ता दिखाइए। यदि आपको भी अर्थशास्त्र का यदि कोर्स, यदि सिलेबस है ना, यदि आपको टफ लगे तो आप ज्ञान यज्ञ क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और इस ज्ञान यज्ञ क्लासेस के माध्यम से आप आने वाले आगामी बोर्ड में आराम से पास ही नहीं, अच्छे नंबरों के साथ उत्तीर्ण होइएगा। तो आप ज्ञान यज्ञ क्लास ज्वाइन कीजिए। और दूसरे, यदि आप जैसे मेरी मेहनत का, है ना, मेरी इतनी संघर्ष, मेहनत भरी स्ट्रगल का यदि मुझे कुछ फल देना चाहते हो तो आप दूसरे बच्चों को इसमें जोड़ो और जितने हो सके उतने सब्सक्राइब को बढ़ाओ, है ना। मेरा आपसे निवेदन है कि सब बच्चे सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करके दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा दो, सीख दो कि आप ज्ञान यज्ञ क्लासेस को इतना सब्सक्राइब करो कि भारतवर्ष के अंदर जितने भी गरीब बच्चे हैं ना, वो गरीब बच्चे जिनके अर्थशास्त्र का विषय है। और सुनो बच्चों, अर्थशास्त्र ही नहीं, अब BSTC के जो एग्जाम आने वाले हैं, अब आपके जैसे 12वीं के एग्जाम खत्म होते हैं, 12वीं के एग्जाम खत्म होने के पश्चात हम BSTC की क्लास लेके आएंगे और BSTC की क्लास के अंदर सारी क्लासें इतनी जोरदार होगी, सारी क्लासें इतनी मस्त होगी कि आप पढ़ते पढ़ते दंग रह जाओगे, है ना, पढ़ते पढ़ते खो जाओगे। बस आपसे निवेदन है कि यदि आप BSTC, अग्निवीर, है ना, और आने वाली भविष्य के अंदर जो ऐसी परीक्षाएं आ रही है चतुर्श्रेणी, तो इन परीक्षाओं की तैयारी भी अच्छे परिभाषाओं में और अच्छे ट्रिकों के माध्यम से कराई जाएगी। आपसे निवेदन है, यदि आप भी पढ़ना चाहते हो और आप भी बढ़ना चाहते हो और अपने जीवन में कम समय के अंदर यदि उपलब्धि हासिल करना चाहते हो, तो मैं चाहता हूं कि आप प्रत्येक बच्चों को इससे जोड़ें और प्रत्येक बच्चे कम समय के अंदर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। आज इस क्लास के माध्यम से हमने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ा और आने वाले उन आगामी सीरीजों के माध्यम से हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, यदि इकोनॉमिक्स क्लास के अंदर आपको कुछ कमाल करना है तो नोट्स को एक बार आप जरूर परचेज कीजिए और नोट्स के माध्यम से आप जरूर पढ़ना शुरू कीजिए, ताकि मैं चाहता हूँ कि 20 दिन पढ़े हमारे पास, नोट्स खरीदेंगे 20 दिन के अंदर, हम 10 दिन के अंदर आराम से पढ़ लेंगे। आप नोट्स खरीदिए और नोट्स खरीद कर आप ही आने वाले उन एग्जाम में कुछ बेहतर कीजिए, है ना। और आने वाले जो BSTC के एग्जाम है उनके लिए भी तैयार रहिएगा आप। इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे बच्चों को भी जोड़िए। अब सभी विद्यार्थियों का आज की इस क्लास में स्वागत वंदन तो था ही, लेकिन आगामी जो क्लास आएगी उसके अंदर भी आपका स्वागत वंदन है। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी स्वस्थ रहें, आपका जीवन उज्जवल रहे,
आपके घर परिवार में सभी अपने पेरेंट्स, अपने ब्रदर्स, अपने अंकल्स, आंटीज़ सब स्वस्थ रहे, सब है ना हैप्पी रहे, इसके लिए हम हमारी आशा आपसे करते हैं। और आने वाले इस क्लास के अंदर आप जुड़िएगा और जुड़कर दूसरे बच्चों को भी जोड़िएगा, ऐसी हमारी आपसे आशा है। सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। अगली क्लास के लिए आप तैयार रहिएगा। सभी को राधे राधे। हाँ, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपने जीवन के उन लक्ष्यों को छूने की ओर चलते रहिएगा। सभी को राधे राधे।